सभी छात्राओं को नमस्कार। आपका जो लेसन चल रहा है वो है आपका खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधनों में आज हम पढ़ रहे हैं शक्ति या ऊर्जा संसाधन, पावर। यदि हम पावर की बात करें, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ऊर्जा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ऊर्जा प्रमुख गत्यात्मक इकाई मानी जाती है। किसी भी देश की जो ऊर्जा है वो गत्यात्मक इकाई मानी जाती है, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास तब तक संभव नहीं माना जाता कि उस देश में कितने परंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा का जितना ज़्यादा उपयोग किया जाएगा उतना ही देश तरक्की की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जब ऊर्जा का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्लियर है कि उद्योग धंधे, आपके भोग विलासिता अधिक होगी, और जब जितनी ज़्यादा आपके उद्योग धंधे चलेंगे, रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, तो जीडीपी ग्रोथ भी आपकी ज़्यादा रहेगी। इसमें भी आपके अलग अलग सेक्टर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, चतुर्थक सेक्टर है। इसमें भी प्राथमिक सेक्टर से हटकर जब मानव द्वितीयक या तृतीयक सेक्टर की ओर बढ़ता है तो देश तरक्की की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर जो होता है वो एक सामान्य जीवन यापन करने के लिए होता है कि आप जीवन निर्वाह करते हैं, जितना आपको भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन आपने कृषि में उगाया और उतना अपने आप में कर लिया। यदि ये भी नहीं सोचते हैं कि अब मंडी में भी सामान लेके जाएंगे या कुछ और करेंगे, आपका यह है कि सिर्फ पेट पालन हुआ और सही है, तो वो सभी चीज़ें, शक्ति के संसाधन आप जितने ज़्यादा उपयोग करोगे तो क्लियर है उतनी ही आपकी जीडीपी ग्रोथ और आपकी मानव की फैसिलिटियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो हमने शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन की यदि हम बातें करें तो ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन को यहाँ पर हमने दो भागों में विभक्त किया है। एक होता है परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। पहली बात आती है परंपरागत, यानी परंपराओं के अनुसार, यानी पहले की पीढ़ियों के अनुसार जो चीज़ चलती आ रही है, हमारे परदादा, बाबा, दादा या कोई और जिस चीज़ को उपयोग लेते आ रहे थे उसको ही हम ले रहे हैं। खनन कर रहे हैं, खनन से जो कुछ प्राप्त हुआ उसको हम अपने ऊर्जा के संसाधन के रूप में काम में ले रहे हैं। और एक होता है आपका गैर परंपरागत, जो कि नए स्रोत के अनुसार, नवीन युग के अनुसार, आधुनिक युग के अनुसार जिन चीज़ों का उपयोग किया जाए वो आपके गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। गैर परंपरागत एक ऐसे संसाधन होते हैं जिनका कभी भी ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जो लगातार सतत रूप से चलते आते हैं, जो हमें लगभग फ्री में और प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको दोहन करना या उनको एब्जॉर्ब करना या इकट्ठा करना एक महंगा कार्य है, और आज का मानव अभी इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पा रहा है कि वो उनका उपयोग कर सके। तो जितने भी लोग हैं आजकल पहले प्रकार के ऊर्जा संसाधन का ही ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हें बोलते हैं हम परंपरागत या अनवीकरणीय संसाधन। और परंपरागत या अनवीकरणीय संसाधन की यदि हम बातें करें तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके जीवाश्मीय ईंधन। जीवाश्मीय ईंधन की यदि हम बातें करें तो जीवाश्म से प्राप्त हुए ईंधन जो हमारे अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, और अवसादी चट्टानों में जब भूगर्भीय हलचल हुई थी, पृथ्वी जब पलट कर नीचे पहुंच गई तो जितने भी अवशेष थे, जितने भी जीवांश थे, उनके द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है वो सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, गैस है, डीजल है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। साथ ही परमाणु ऊर्जा इसके अंतर्गत आने लगी है, और विद्युत शक्ति जो हम लगातार हमारे घरों में प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी
आपके आते हैं परंपरागत या अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। दूसरे आते हैं आपके गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन। गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन इनके अंतर्गत आ रहे हैं आपके जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या समुद्र तरंग ऊर्जा। जितने भी सौर ऊर्जा आजकल सरकार सब्सिडी भी देती है कि सौर ऊर्जा की प्लेटें आपके घर में लगाई जानी चाहिए और सौर ऊर्जा से हमारे घर के जो बिजली का बिल है वो नहीं आ पाता है। साथ ही आप ज़्यादा यदि एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आप दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं, जिससे आपके कभी भविष्य में बिजली का बिल आता भी है तो वो जितने आपने यूनिट किसी दूसरे को दिया है तो उतनी आपकी कट के आएगी। तो बहुत सी चीज़ें सरकार के द्वारा संचालित है, लेकिन अभी हमारे लिए ये इतनी ज़्यादा दूरगामी परिणाम है कि हम उसको नहीं ले पा रहे। हम सीधे तौर पर बिजली का कनेक्शन करवाते हैं और हमारे घर में लाइट आ जाती है। तो हम अभी भी हमारे परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर आश्रित है और इन पर ही चलते आ रहे हैं। तो जितने भी दोहन किया जा रहा है, क्योंकि इन चीज़ों का दोहन भी आसानी से किया जा सकता है और ये सस्ते भी पड़ते हैं। तो दोनों ही चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आधुनिक मॉडर्न ज़माने में इनका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत कम है। लगभग 68% से अधिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग हमारे परंपरागत या नवीकरणीय के द्वारा हो जाए, जबकि इनका बहुत कम हो रहा है। उसमें भी परसेंटेज जो शेष बचती है उसमें भी इनका परसेंटेज और भी कम है और चीज़ों से ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इनका यहाँ पर काम देख रहे हैं जो आपके शक्ति या ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखो एग्जाम में मैंने आपको पहले भी बताया था, लोहा अयस्क के बारे में पूछा जाता है या कोयले के बारे में पूछा जाता है या आपके पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पूछा जाता है। तो लोहा अयस्क आपका समाप्त हो गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में आपको पता लग गया है। अब हम बातें करेंगे तो आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कोयला। कोयले की बातें करें हम तो कोयले को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। काला सोना यानी सोने का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि शक्ति का एक ये महत्वपूर्ण साधन है। सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला शक्ति का साधन यदि आज भी देखा जाए तो वो कोयला ही है। कोयले से आप विद्युत का उत्पादन भी कर रहे हो, यानी विद्युत जो बन रही है वो भी कोयले से ही बन रही है। साथ ही जितने भी प्रोडक्ट, जितनी भी ऊर्जा के संसाधन उनमें कोयले का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम में लिया जा रहा है। तो इसको हम काले सोने के नाम से भी जाने हैं, साथ ही इसे उद्योग की रोटी के नाम से भी हम जानते हैं। काला सोना या उद्योग की रोटी ये इसके उपनाम है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कंपटीशन की में उद्योग की रोटी किस संसाधन को कहा जाता है, तो उद्योग की रोटी या काला सोने के नाम से हम इसे कहेंगे। भारत में पर्याप्त मात्रा में, भारत में आज पर्याप्त मात्रा में कोयले के भंडार है। यहाँ लगभग भारत में लगभग 98% जो कोयला है, 98% जो कोयला है वो गोंडवाना युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जबकि 2% जो कोयला है वो धारवाड़ युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में हुई थी कि गोंडवाना युग की चट्टानें कौन सी है, धारवाड़ युग की चट्टानें कौन सी है, तो लगभग 98% जो कोयला है वो आपकी गोंडवाना युग की चट्टानों से प्राप्त होंगे, जबकि 2% जो चट्टान है यानी कोयला है वो आपकी धारवाड़ युग या तृतीयक काल के चट्टानों से प्राप्त होती है। तो गोंडवाना युग में जो कोयले के भंडार है वो अधिक रहे थे, जो लगभग 98% रहे थे, जबकि धारवाड़ युग के मात्र 2% रहे थे। तो इस प्रकार से हम कोयले के यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो कोयले का उपयोग आप सबको पता होगा कि कोयला क्या क्या आता है, कैसा दिखता है, क्या क्या बनता है और इसके कौन कौन से प्रकार है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जय हिंद।